दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के छात्र हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले हमने आप सबको टेस्ट सीरीज नंबर 1 उपलब्ध करा दिए हैं। जो अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं या अगर आप फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर या सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर कहीं से कर रहे हैं या एमएससी, तो उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, बीएड या कुछ भी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। हम कोशिश करेंगे कि आप सबको ज़रूर एक वीडियो रोज़ सुबह 10 बजे आप सबको उपलब्ध कराएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास जरूर लीजिएगा। अब चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथिल जड़ों में पाया जाता है। क्या ग्रंथिल जड़ों में पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया वायरस, दूसरा ऑप्शन दिया फंगस, तीसरा ऑप्शन दिया एल्गी यानी शैवाल और चौथा ऑप्शन दिया बैक्टीरिया। इन्हें तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि ग्रंथिल जड़ों में पाया जाता है। तो ग्रंथिल जड़ों में क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया, जिसका कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ जाता है द्विबीजपत्री पौधों में कौन सी मूल पाई जाती है? मतलब कौन सी मूल मतलब कौन सी जड़ें पाई जाती है। अब देखिए, अगर देखा जाए पौधे दो, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री होते हैं। क्या होते हैं? एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। अब इसमें पूछा गया कि दो बीजपत्री पौधों में कौन सी मूल पाई जाती है, कौन सी जड़ें पाई जाती हैं। तो दो बीजपत्री पौधों में अगर देखा जाए तो मूसला जड़ें पाई जाती है। कौन सी जड़ें पाई जाती है? मूसला जड़ें पाई जाती है। यानी इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। कूटपाद यानी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सीडोपोडिया, कसाब यानी जिसे बोला जाता है इंग्लिश में फ्लैजिला और सीलिया द्वारा गमन होता है। यानी कूटपाद, सीडोपोडिया, कसाब यानी फ्लैजिला और सीलिया के द्वारा गमन होता है। इन सभी के द्वारा जो होता है गमन, अब यहाँ पर दिया है पहला ऑप्शन दिया एनिलिडा, दूसरा ऑप्शन दिया मोलस्का, तीसरा ऑप्शन दिया पोरीफेरा और चौथा ऑप्शन दिया प्रोटोजोआ। तो कूटपाद यानी सीडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया द्वारा गमन जो होता है किस में होता है? तो संघ प्रोटोजोआ में होता है। किस में होता है? संघ प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है संघ पोरीफेरा के जंतुओं का वर्गीकरण का आधार है। यानी संघ पोरीफेरा के जंतुओं का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया बहुरूपता के आधार पर, दूसरा ऑप्शन दिया गमनांक के आधार पर, तीसरा ऑप्शन दिया है सीटी के आधार पर और चौथा ऑप्शन दिया कंकाल के आधार पर। तो संघ पोरीफेरा के जंतुओं के जो वर्गीकरण का आधार है किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया? तो कंकाल के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा। अब देखिए पार्श्वनाथ कौन थे? यानी जैन धर्म के यानी 24वें जैन धर्म के यानी अगर देखा जाए तो जैन धर्म ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगर देखा जाए तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन से थे? पार्श्वनाथ। यानी तो पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा, इन्होंने कौन कौन सी शिक्षा दी थी? तो पहला ऑप्शन दिया हिंसा ना करना, दूसरा ऑप्शन दिया सदा सत्य बोलना और तीसरा ऑप्शन दिया चोरी ना करना और चौथा ऑप्शन दिया आलाप दीज। यानी तो पार्श्वनाथ द्वारा ये शिक्षा दी गई थी। इसमें से चारों ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही यानी आलाप दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलाप दीज। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, तो क्या हो जाएगा? आलाप दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलाप दीज यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है सूचना का अधिकार किस अधिनियम से संबंधित है? क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है सूचना का अधिकार किस अधिनियम से यानी सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? यह अधिनियम कब पारित हुआ या एक्ट कब पारित हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया सन 2002, दूसरा ऑप्शन दिया सन 2005, तीसरा सी ऑप्शन में सन 2009 और डी ऑप्शन में 2016। तो इसमें जो सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। सूचना का अधिकार कब यानी सूचना का अधिकार का या
एक्ट जो होता है या अधिनियम कब पारित हुआ? तो सन 2005 में पारित हुआ। कब? सन 2005 में। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? क्या आ जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में, यानी 7 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? क्या हो जाए? मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया पीनियल ग्रंथ, दूसरा ऑप्शन दिया पीयूष ग्रंथ, तीसरा ऑप्शन दिया थायराइड और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन दिया एंड्रिनल। तो मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा जो ऑप्शन सही है दूसरा ऑप्शन पीयूष ग्रंथ को कहा जाता है। किसे? पीयूष ग्रंथ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है लघु केंद्रक का कार्य होता है। अब देखिए ये जो केंद्रक पाया जाता है पैरामीशियम में पाया, दो प्रकार के केंद्र, लघु केंद्रक तथा गुरु केंद्रक। तो लघु केंद्रक का कार्य क्या होता है? पहला हो जाएगा उपापचयी क्रिया, दूसरा हो जाएगा जनन, तीसरा हो जाएगा परागण और चौथा हो जाएगा पोषण करना। तो लघु केंद्रक का कार्य जो होता है जनन क्रियाओं में भाग लेने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है रेफलेशिया में परागण किसके द्वारा होता है? यानी जो रेफलेशिया का देखा जाए पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प जो होता है रेफलेशिया और सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा बोलफिया हो जाएगा। कौन सा? बोलफिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर पूछ रहा है रेफलेशिया में परागण किसके द्वारा? हाथी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता? हाथी द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कौन सा फल नहीं है? तो पहला ऑप्शन खीरा, दूसरा ऑप्शन टमाटर, तीसरा ऑप्शन अमरूद, चौथा ऑप्शन आलू। तो आलू जो होता है वो फल नहीं, यानी ये भूमिगत तना अंडरग्राउंड स्टेम है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 नालेट ने 1848 में किसकी खोज की? नालेट एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1748 में, कब? 1748 में किसकी खोज की? तो पहला ऑप्शन दिया विसरण, दूसरा ऑप्शन दिया मूलदाब, तीसरा ऑप्शन दिया परासरण और चौथा ऑप्शन दिया स्फीत दाब। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा तीसरा ऑप्शन नालेट ने 1748 में किसकी खोज की थी? परासरण की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 13 किसी ठोस गोले का गुरुत्व केंद्र स्थित होगा? क्या हो जाएगा? किसी ठोस गोले का गुरुत्व केंद्र स्थित होगा। तो कोई पहला ऑप्शन आ जाता है गोले की सतह पर, दूसरा ऑप्शन गोले के केंद्र पर, तीसरा ऑप्शन गोले के बाहर और चौथा ऑप्शन गोले की त्रिज्या पर। तो किसी ठोस गोले का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है गोले के केंद्र पर। किस पर स्थित होता है? गोले के केंद्र पर स्थित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएगा सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 पूर्णतः चिकने धरातल के लिए घर्षण बल का मान होता है। तो पूर्णतः चिकने धरातल के लिए घर्षण बल का जो मान होता है तो ऑप्शन पहले ऑप्शन में 1 से अधिक, दूसरे ऑप्शन में 1 से कम, तीसरे ऑप्शन में अनंत और चौथे ऑप्शन में 0 होता है। क्या होता है? 0। तो पूर्णतः चिकने धरातल के लिए घर्षण बल का मान 0 होता है। तो 15 नंबर का हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 16 नंबर सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया तत्व, दूसरा ऑप्शन दिया मिश्रण और तीसरा ऑप्शन दिया यौगिक और चौथा ऑप्शन दिया नाना द्विज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा तीसरा ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन यौगिक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? यौगिक। क्वेश्चन नंबर 17 ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक। पहला ऑप्शन बोरान, दूसरा ऑप्शन BmAr, तीसरा ऑप्शन BrMe और चौथा ऑप्शन Br। तो ब्रोमीन का यानी रासायनिक जो प्रतीक हो जाएगा Br हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? 17 का चौथा ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है ब्लैक बोर्ड पर लिखने का काम आता है, यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो पहला ऑप्शन दिया है CaCO3, दूसरा ऑप्शन दिया CaSO4, तीसरा ऑप्शन दिया CaCl2 और चौथा ऑप्शन दिया CaHO3। तो ब्लैक बोर्ड पर लिखने का काम आता है किसके? तो CaCO3 के द्वारा। किसके द्वारा? CaCO3। तो क्वेश्चन नंबर 18 का पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 रोगाणुनाशी तत्व है। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है रोगाणुनाशी तत्व है। तो पहला ऑप्शन क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन आयोडीन, चौथा ऑप्शन आयरन। तो रोगाणुनाशी तत्व कौन सा हो जाएगा? तो क्लोरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 20 लटजीरा किस परिवार का पौधा है? यानी लटजीरा जो होता है किस परिवार का पौधा या किस परिवार का सदस्य है? तो पहला मालवेसी, दूसरा सोलेनेसी, तीसरा यूफोर्बिएसी और चौथा ऑप्शन
कंपोजिटी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी लटजीरा कंपोजिटी कुल का सदस्य। किसका? कंपोजिटी कुल का सदस्य। क्वेश्चन नंबर 21, वह सभी फसलें जिसमें जुताई की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है? एरेबल क्रॉप्स, नॉन एरेबल क्रॉप्स, बॉर्डर मेथड्स, कैश क्रॉप। तो वह सभी फसलें जिसमें जुताई की आवश्यकता पड़ती है तो एरेबल क्रॉप्स, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है कि साफ फसली खेती के लिए गेहूं और राई का अनुपात रखा जाता है। मतलब गेहूं और राई मतलब सरसों की खेती अगर हम साथ में करते हैं तो उसका बीज की बुआई करते समय अनुपात कितना रखा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया 10:1, दूसरा ऑप्शन दिया 6:2, तीसरा ऑप्शन दिया 10:9 और चौथा ऑप्शन दिया 9:1। तो क्वेश्चन नंबर 22 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैक ग्राम में प्रोटीन की मात्रा। ब्लैक ग्राम किसे कहा जाता है? मूंग को कहा जाता है। किसे? मूंग को कहा जाता है। अब इसमें पूछा गया प्रोटीन की मात्रा। तो पहला 16%, दूसरा 36%, तीसरा 46% और चौथा 24%। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन, 24% होता है। ब्लैक ग्राम में प्रोटीन की मात्रा 24%। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है, लेंस एस्कुलेंटा वनस्पतिक नाम है। क्या हो जाए? लेंस एस्कुलेंटा वनस्पतिक नाम है। तो पहला मसूर, दूसरा अलसी, तीसरा अरंडी और चौथा ऑप्शन दिया मूंग। तो लेंस एस्कुलेंटा जो होता है बोटेनिकल नेम हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मसूर का बोटेनिकल वनस्पतिक नाम लेंस एस्कुलेंटा। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है, क्रोटेलेरिया जेंसिया वनस्पतिक नाम है। क्या हो जाएगा? क्रोटेलेरिया जेंसिया वनस्पतिक नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पहला ऑप्शन सनई, दूसरा ऑप्शन ढाइचा, तीसरा ऑप्शन चुकंदर, चौथा ऑप्शन तंबाकू। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा पहला ऑप्शन सही है सनई। क्रोटेलेरिया जेंसिया वनस्पतिक नाम है सनई। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 26, अम्लीय अग्नेय चट्टान के उदाहरण है। क्या हो जाएगा? अम्लीय अग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो पहला हो जाए बेसाल्ट, दूसरा हो जाएगा गैब्रो, तीसरा ऑप्शन है सिएनाइट, चौथा ऑप्शन है पिच स्टोन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा चौथा ऑप्शन पिच स्टोन। अम्लीय अग्नेय चट्टान के उदाहरण पिच स्टोन। क्वेश्चन नंबर 27, रजत क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन संबंधित है। तो रजत क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन अंडा, दूसरा उर्वरक, तीसरा मछली और चौथा भिंडी। तो रजत क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन जो संबंधित होता है एक प्रोडक्शन है जिसे बोला जाता है पोल्ट्री, एक प्रोडक्शन या पोल्ट्री से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 27 का पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, हवा की गति नापने का यंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 28, हवा की गति नापने का यंत्र। पहला ऑप्शन दिया पोरोमीटर, दूसरा विंडवेन, तीसरा अल्टीमीटर, चौथा हो जाए एनीमोमीटर। तो हवा की गति मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर। किसका? एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 का चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, रिकेट्स रोग होता है, यानी किसके का? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B5, विटामिन के। तो रिकेट्स या सूखा रोग जो जिसे बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा ऑप्शन से विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुआ? क्या हो जाए? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो पहला ऑप्शन दिया सन 2005, दूसरा ऑप्शन दिया सन 2004, तीसरा ऑप्शन दिया सन 2008 और चौथा ऑप्शन दिया सन 2007। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुआ? तो सन 2007 में प्रारंभ हुआ। कब? सन 2007 में प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए सभी छात्रों तक, और आप सभी लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। और आप सबको रोज़ सुबह 10 बजे लाइव क्लास हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध होता रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।